तो देखो ये हमारा पहला न्यूक्लियर फिजन है। फिजन और फ्यूजन मैंने आपको बताया था। फिजन में वन टू मैनी बन रहा होता है और फ्यूजन में दो चीजें फ्यूज करके अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस जनरेट कर रहे होते हैं। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजन के बारे में। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई व्हेन स्ट्रक बाय अ न्यूट्रॉन। पूरा प्रोसेस इसी एक लाइन में समझा दिया गया है। प्रोसेस क्या है? मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियस है। ये पहला रिक्वायरमेंट है, ये पहला कंडीशन है मेरे पास कि एक हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए। अच्छा, हैवी न्यूक्लियस मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं? जिसका मास नंबर ग्रेटर देन 230 है। ए मेरा मास नंबर होता है, जिसका मास नंबर 230 से ज्यादा है उसको मैं हैवी न्यूक्लियस कैटेगरी में रख रहा हूं। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आगे हर जगह, वो होता है मेरा एक यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम हमारा सबसे कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर फिजन में काम आता है। ठीक है। अच्छा, इस हैवी न्यूक्लियस को मैं दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ रहा हूं। किसकी हेल्प से? एक न्यूट्रॉन की हेल्प से। एक न्यूट्रॉन की हेल्प से। तो बेसिकली ये प्रोसेस कैसे काम करता है ना, देखो क्या होता है। सपोज करो मेरे पास एक हैवी न्यूक्लियस है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इस न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन एकदम स्टेबल है अभी। इसके पास कोई एक्सेस चार्ज नहीं, कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब मुझे ये न्यूक्लियस ना स्टेबल नहीं पसंद है। मैंने सोचा मैं इसमें कुछ खुरापात करके देखता हूँ, कुछ चेंजेस करके देखता हूँ कि इसमें क्या आगे मेरा रिजल्ट आता है। तो मैंने क्या किया, इस स्टेबल न्यूक्लियस पे एक न्यूट्रॉन फेंक करके मारा। अब क्या हुआ? सपोज करो मेरा ये न्यूक्लियस है, एक रैंडम एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मेरे पास 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल। अब ये एक इसकी स्टेबल कंडीशन है, मैंने इसको अनस्टेबल बना दिया। मैंने इसमें एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा। अब क्या हो गया? 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 न्यूट्रॉन आ गए हैं मेरे पास। ये इसकी अनस्टेबल कंडीशन है। अब जब ये अनस्टेबल है ना, तो ये टूटना शुरू करेगा, क्योंकि टूट करके ये जाना चाहेगा स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है। तो बेसिकली यही होता है फिजन के अंदर। मेरा जो हैवी न्यूक्लियस है वो टूट करके स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक न्यूट्रॉन फेंक करके उसको एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया है। ये देखो यहां पर, इन दिस प्रोसेस सर्टेन मास डिसअपियर विच इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। पहले अगर हम अपना रिएक्शन देखें तो रिएक्शन मेरा कैसे प्रोसीड करेगा। ए मेरा जो हैवी न्यूक्लियस है उस पर मैंने एन एक न्यूट्रॉन फेंक करके मारा। उससे क्या हुआ? वो स्टेबल स्टेट से अपने एक्साइटेड न्यूक्लियस के स्टेट में चला गया है। अब जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस स्टेट में जाना गया है तो ये क्या चाहेगा? वापस से स्टेबल स्टेट में आना। स्टेबल स्टेट में आने के लिए न्यूक्लियस मेरा ब्रेक होना चाहेगा। एक चीज आपने देखी होगी, जब भी कोई एनर्जी होती है जिसमें अगर एक्सेस ऑफ एनर्जी हो जाती है तो वो चीज ब्रेक कर जाती है। बलून ही देख लो, अगर आप बलून में बहुत सारा एयर भर दो तो बलून ब्रेक कर जाता है। ठीक है। तो क्यों ब्रेक करता है? क्योंकि उसमें एक्सेस ऑफ एनर्जी, कैपेसिटी से ज्यादा एनर्जी उसने स्टोर कर ली है, अब उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी है। बड़ा सा न्यूक्लियस है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो अपने आप को तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो इस ए ने अपने आप को तोड़ करके दो पार्ट बनाए, बी और सी। और इस प्रोसेस में क्या हुआ ना, एक मास डिसअपियर देखने को हमें मिला। मास डिसअपियर का मतलब क्या हुआ कि ए का जो मास नंबर था ना, वो बी और सी के कंबाइंड मास नंबर के इक्वल नहीं था, कुछ ज्यादा था। वो क्यों ज्यादा था? क्योंकि कुछ मास डिसअपियर कर गया। डिसअपियर किया तो एक चीज हम जानते हैं हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से, कि मास डिसअपियर करेगा कहीं से तो कहीं ना कहीं वो अपीयर भी करेगा, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर ए मेरा टूट रहा है तो जो मास उससे रिलीज होगा वो कहीं ना कहीं जाकर के अपीयर भी होगा ही होगा। मास कहीं गायब नहीं हो सकता है। तो ए का जो मास यहां से डिसअपियर हुआ वो यहाँ पे क्यू के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ। ठीक है। ये था मेरा बेसिक एग्जांपल। अब इसके प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। तो देखो यूरेनियम 235 का हम लोग यूज कर रहे होते हैं। यूरेनियम 235 हमारा मोस्ट यूज्ड न्यूक्लियर वो है एटम है, जिससे यूज कर रहे होते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन में। तो हमने क्या किया, यूरेनियम 235 को बॉम्बार्ड किया एक न्यूट्रॉन में। ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये दो फ्रेगमेंट या तीन फ्रेगमेंट में स्प्लिट हो गया। इट splits into two fragments and two or three secondary neutrons and released about 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर फिजन। अब इसके दो टुकड़े हो गए, यूरेनियम 235 के दो टुकड़े हो गए। कुछ न्यूट्रॉन्स उसमें से निकले, दो या तीन सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स मेरे रिलीज हुए।
और क्या रिलीज हुआ, 200 मेगावाट एनर्जी भी रिलीज होती है। ये एक इसका प्रैक्टिकल केस है। आप किसी भी तरीके से कोई और एटम को बॉम्बार्ड करेंगे तो वो किसी अलग कॉन्फ़िगरेशन में टूट रहा होगा। मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया है यूरेनियम 235 का। जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फिजन कराते हैं तो इसमें यही चीज होती है। उसके दो टुकड़े बनते हैं, आगे हम बात करेंगे वो कौन से दो टुकड़े होते हैं। उसका 2 और 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है और करीब करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक है। अब देखो, यहां से मेरा मास डिसअपियर हुआ था और यहाँ निकल क्या रही है, एनर्जी निकल रही है। तो यहां से हमारा वो चीज भी प्रूफ होता है जो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमने पढ़ा था, E = mc² वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो फॉर्मूला भी यहाँ लागू होता है। क्यों? उसमें आपको याद होगा, उसमें हमने बताया था कि अगर कहीं मास एग्जिस्ट कर रही है तो उस मास के करस्पॉन्डिंग में एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो अगर यहाँ से ए का कुछ मास गायब हो रहा है तो एनर्जी निकल रही है, ये हमें उस चीज का प्रूफ देता है, आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंट्स आर अनसर्टेन बट ईच टाइम एनर्जी रिलीज्ड इज ऑलमोस्ट सेम। तो जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत अनसर्टेन होते हैं। डिपेंड करता है, न्यूक्लियस किसी भी तरह के दो फ्रेगमेंट उठा सकता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, पर जो एनर्जी होती है वो हर बार ऑलमोस्ट सेम होती है कि इतनी ही एनर्जी मेरी रिलीज होने वाली होगी इस फिजन प्रोसेस में। तो देखो, यूरेनियम 235 का जो पॉसिबल रिएक्शंस है वो क्या है। यूरेनियम 235 था मेरे पास, मैंने एक न्यूट्रॉन फेंका उस पे, बेरियम, क्रिप्टॉन, दो मेरे कंस्टिट्यूएंट एटम निकले, 3 न्यूट्रॉन मेरा निकला जो कि क्या होता है मेरा, इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन्स होता है। और उसके बाद मेरी निकली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक एनर्जी निकली मेरे पास। तो यूरेनियम 235 को हमने जो तोड़ा था, उसका जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट में टूटते हैं, वो ये दो पार्ट है मेरे, बेरियम और क्रिप्टॉन का मेरा टूटता है। अच्छा, न्यूट्रॉन कितना निकलता है मेरे, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं इस केस में, जिसको कि हम इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन कहेंगे। यहाँ पर देखिए बात की गई थी सेकेंडरी न्यूट्रॉन, सेकेंडरी इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप के रिएक्शन पे हम काम कर रहे हैं। रिएक्शन जैसा होगा उस हिसाब से 2 या 3 न्यूट्रॉन निकल रहे होंगे। अगर नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन देखें तो उसमें यूरेनियम 235 पे जब हम लोग एक न्यूट्रॉन मारते हैं तो ये कुछ अलग कंपोजिशन में टूटता है। ये टूटता है जेनॉन, स्ट्रोटियम, उसके साथ 2 इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनर्जी सेम रहती है। ये पॉइंट हमने लास्ट में बताया था आपको यहाँ पे कि एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम। फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, वो अनसर्टेन होते हैं पर एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ देखो, एक बार बेरियम प्लस क्रिप्टॉन निकल रहा है, एक बार जेनॉन प्लस स्ट्रॉन्टियम निकल रहा है और 2 न्यूट्रॉन के साथ निकल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत ही अनसर्टेन होता है, कोई बता नहीं सकता है कि बेरियम निकलेगा या क्रिप्टॉन निकलेगा। कुछ कंडीशंस हम लोग सेट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कुछ कंडीशंस लगाते हैं ताकि पता चलते रहे कि जो स्पेसिफिक न्यूट्रॉन हमें, जो स्पेसिफिक एटम हमें चाहिए सब एटम फ्रेगमेंट्स के तौर पे, वही एटम मिले। बट ये अनसर्टेन होता है तब पर भी कि क्या निकलेगा। पहले केस में हमारा बेरियम प्लस क्रिप्टॉन निकला और दूसरे केस में जेनॉन और स्ट्रॉन्टियम निकला। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस पॉसिबल है यूरेनियम 235 के, पर जो ये दोनों रिएक्शन है ये मोस्ट फेवरेबल रिएक्शंस होते हैं हमारे। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इज 2.5। एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स क्या होता है कि यूरेनियम को तोड़ने पे कितना न्यूट्रॉन निकल रहा होगा, वो ऑन एन एवरेज 2.5 होता है। जैसे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसी का एवरेज निकालू तो क्या निकालूंगा, 3 + 2/2 यानी कि 2.5। तो ऐसे ही एवरेज जब निकालेगा तो पता चला कि 2.5 ऑन एन एवरेज न्यूट्रॉन निकल रहा होता है एक यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन से। फिर द मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज अबाउट 0.1% ऑफ मास ऑफ फिजन्ड न्यूक्लियस। जो मास डिफेक्ट आ रहा है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 0.1% होता है, मतलब कि जो इसका मास डिसअपियर, मास लॉस होता है ना, वो 0.1% ऑफ यूरेनियम 235 होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद about 93% of energy released Q is appear in the form of kinetic energies of products and about 7% in the form of gamma rays। जो ये मेरा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मेरे यहाँ पे रिलीज हो रही है,
इसमें से जो 93% एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, और 7% गामा रेस के फॉर्म में होती है। 93% काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे होती है? तो जो डिसइंटीग्रेशन होता है ना, उसके बाद जो एटम्स होते हैं बहुत स्पीड में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो उसकी उनकी स्पीड के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो 93% कंट्रीब्यूट करती है हमारे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाले एनर्जी के अंदर। बाकी की जो थोड़ी बहुत माइन्यूट एनर्जी बचती है, वो होती है गामा रेस के फॉर्म में। तो आई होप मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि एक यूरेनियम 235 हम लोग लेते हैं, इसमें एक न्यूट्रॉन फेंकते हैं, यहां से मेरे पास क्या बनता है? या तो बनेगा मेरे पास बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। या फिर इसका दूसरा एक पॉसिबल रिएक्शन और होता है, जो कि होता है जेनॉन प्लस स्ट्रोंटियम प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसके अलावा भी पॉसिबल रिएक्शंस होते हैं, पर ये दोनों मैंने बताया कि क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं, फेवरेबल रिएक्शंस होते हैं हमारे। अब आते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पे। चेन रिएक्शन क्या होता है? जो ये रिएक्शन आपने अभी परफॉर्म किया है ना, ये क्या है? इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। अब जब ये रिएक्शन कंटिन्यू होते जाएगा, कंटिन्यू होते जाएगा, कंटिन्यू होते जाएगा, तो ये एक चेन रिएक्शन बनता है। ठीक है, कैसे चेन रिएक्शन बनता है? तो देखो, द इक्वेशन ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम 235 इज, ये आपको मैंने बता दिया कि यूरेनियम 235 का फिजन कैसे हो रहा है। ठीक, आगे देखो, these three secondary neutrons produced in the reaction may cause fission of three more uranium 235 and give 9 neutrons, which in turn may cause of 9 more fission of 235 and so on. Thus a continuous nuclear chain reaction would start. देखो क्या होता है इसमें। एक फर्स्ट स्टेज की तो हमने बात कर ली। अब अगर मेरे पास यूरेनियम 235 का एटम है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो एक सिंगल एटम कहीं हम लेके बैठे होंगे। मेरे पास तो पूरा यूरेनियम 235 मेटल होगा, जिसमें बहुत सारे एटम्स रहे होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं यूरेनियम 235 के। अब उसमें से एक एटम को मैंने हिट किया है, तो देखो, मान लो मेरे पास ऐसे बहुत सारे यूरेनियम 235 यहाँ रखे हुए हैं, ये सारे यूरेनियम 235 है मेरे। ठीक है, अब क्या किया मैंने? मैंने इस पहले वाले यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन फेंका। ठीक है, ये क्या किया? ये टूटा अपने बैरियम और क्रिप्टॉन में, और इसने 3 न्यूट्रॉन यहां से रिलीज किए। 1 2 3 न्यूट्रॉन इसके रिलीज हुए। अब क्या होगा? ये 3 न्यूट्रॉन ना इसको इसको और इसको स्ट्राइक किए। ठीक है, ये सारे यूरेनियम 235 के थे, 3 न्यूट्रॉन निकले। अब उस तीन ने 3 और यूरेनियम 235 को टेक ऑन किया। अब क्या हुआ? इससे 3 निकले, इससे 3 निकले, इससे 3 निकले, तो ये 3 3 6 3 9, अब 9 न्यूट्रॉन है मेरे पास। ये 9 न्यूट्रॉन आगे चल करके 9 यूरेनियम 235 को डिस्टर्ब करेंगे, उसमें जाकर टकराएंगे। वहां से आपके पास 9 3 जा 27 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो 27 एटम्स कॉल करेंगे। तो आप देख रहे हैं, 1 से आपका 3, 3 से 9, 9 से 27, ऐसे सो ऑन, कितने ही सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके जो यूरेनियम है वो एक्साइट होते जाएंगे। और सोचो कि 1 से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली थी, अगर ऐसे ऐसे हजारों लाखों यूरेनियम को हम एक साथ एक्सप्लोड करवा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट सेकंड्स में होता है, तो ये क्या बना देगा मेरा? एक चेन रिएक्शन बना देगा। इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। एक ने एक को किया, उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, उन तीनों ने 3 यूरेनियम को टैप किया। अब उन तीनों यूरेनियम से 9 न्यूट्रॉन निकले, अब वो 9 न्यूट्रॉन ने मिलकर के 9 यूरेनियम को टैप किया। अब ऐसे ऐसे चेन रिएक्शन मेरा बढ़ते जा रहा है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से सारा काम हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। ये सारा चीज किसको लीड करता है? ये सारी चीज लीड करती है एटम बॉम्ब को। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन,
एक बार ये रिएक्शन जब शुरू हो जाता है ना, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी करके इस रिएक्शन को रोक नहीं सकते हैं। न्यूट्रॉन टूटते जा रहा है, सॉरी, यूरेनियम टूटते जा रहा है, न्यूट्रॉन बनते जा रहे हैं, वो और यूरेनियम को हिट कर रहे हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते जाएगा इनडेफिनेट टाइम्स तक, जब तक कि आपका पूरा न्यूट्रॉन में जितने भी करोड़ों आपके वो होंगे एटम्स होंगे यूरेनियम के, सारे यूरेनियम के एटम्स टूट नहीं जाते हैं। इससे एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा एटम बॉम्ब के पीछे। इसलिए आपने सुना होगा कि एटम बॉम्ब एक बार अगर ऑन हो गया तो उसको डिफ्यूज आप नहीं कर सकते हैं। जब तक वो चेन रिएक्शन चलते रहेगी उस बॉम्ब के अंदर, तब तक वो ब्लास्ट होते रहेगा और उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते रहेगी। देर इज नो कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, तो यही था हमारा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जिसमें कि मेरा जो यूरेनियम 235 है वो एक्सप्लोड कर करके एनर्जी बनाता है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? न्यूक्लियर फिजन। यस, चलो बढ़िया। तो देखो, if there is no control on chain reaction, then in a short time, 10 to the power minus 6 second, a huge amount of energy will be released. This is the principle of atom bomb। यही हमारा प्रिंसिपल होता है किसका? एटम बॉम्ब का। देखो कितना छोटा सा टाइम है ये, 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स। कितना ही मिली सेकेंड्स में जा रहा होगा ये चीज, कि इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज हो जाएगा, और इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि जो हमारा हिरोशिमा और नागासाकी हुआ था, आप सब जानते हैं, आप सब ने उसके बारे में जानकारी ली ही होगी, वीडियोस देखे होंगे, कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये सब इस 10 to the power-6 सेकंड के अंदर हो जाता है। सारे न्यूट्रॉन सारे यूरेनियम को टैप कर लेते हैं और एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अच्छा, पर इसका सिर्फ नुकसान नहीं है, कुछ फायदे भी हैं। अगर किसी तरह से मैं इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लूं, 2 स्टेप या 3 स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जिस एनर्जी को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, जब पूरा एटम बॉम्ब बन जाएगा उस एनर्जी को तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूं। पर जब 2 से 3 स्टेप में एनर्जी निकल रही होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, उस एनर्जी को अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूं, तो मैं इस एनर्जी का यूज किसी और अच्छे पर्पस के लिए कर सकता हूं। तो वही होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इफ चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड, देन प्रोड्यूस्ड एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन फिजन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो इसी पर्पस पे काम करता है। उसमें क्या करते हैं ना हम लोग, ये जो हमने 139 किया, इसको 9 तक हम लोग बैरियर लगा देते हैं। तो क्या होता है, 9 तक जाकर के ये स्टॉप कर गया, कुछ सम रैंडम अमाउंट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी निकली होगी। इस एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जो कि अभी बहुत हाईली यूज में होता है। तो यही होता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे का रीजन। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है वो एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करता है, और जो एटम बॉम्ब होते हैं वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कर रहे होते हैं हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूरेनियम ही वो एलिमेंट है जिससे हम यूजफुल एनर्जी भी और हार्मफुल एनर्जी भी दोनों क्रिएट कर सकते हैं। तो इस यूरेनियम को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 238। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप होता है जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं हमारे एनर्जी क्रिएशन में, एटम बॉम्ब में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो याद रखिएगा, यूरेनियम 235 को यूज कर रहे होते हैं। अब देखो, यूरेनियम 235 का क्या है ना, ये बस 0.7% अवेलेबल है। इसलिए आप सुनते होंगे कि जो यूरेनियम है वो इंडिया में उसके माइंस कम है, बाहर माइंस ज्यादा हैं। कुछ कंट्रीज जिनके पास माइंस हैं वो सैंक्शन लगाती हैं कि इस यूरेनियम को इतना ही हद तक आप निकाल सकते हैं माइंस से,
डिग कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो मेजॉरिटी यूरेनियम के रिजर्व्स है ना वो 238 है, जो कि 99.3% अवेलेबल है, पर ये किसी काम के नहीं होते। क्यों काम के नहीं होते? देखो, 235 जो है वो इजिली फिजनेबल है बाय स्लो न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्डर 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा 235 होता है ना वो बहुत ही इजिली फिजनेबल हो जाता है, मतलब कि एक अगर स्लो न्यूट्रॉन भी आ रहा है ना, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स आपको उस न्यूट्रॉन को जो आप फेंक रहे हैं 235 की तरफ, यूरेनियम की तरफ, उसको भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो जाकर टकराएगा। तो उसकी भी ना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो यूरेनियम 235 के अंदर वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो बहुत कम होती है। कितनी होती है? 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कोई न्यूट्रॉन को आप 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे करके भी भेजते हैं यूरेनियम के पास, तो भी वो इसको एक्टिवेट कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। एक स्लो न्यूट्रॉन भी यूरेनियम 235 को ब्रेक करने के लिए काफी है। पर 238 के केस में हमें बहुत हाई स्पीड पे न्यूट्रॉन को भेजना होता है, वो इजिली फीजनेबल नहीं होता है। तो इसीलिए 238 को हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं। To improve the quality, percentage of uranium 235 is increased to 3%. The improved uranium is called enriched uranium, 97% 238 and 3% 235. तो खैर ठीक है, उतना मैटर नहीं करता ये सब चीजें हमारे लिए। मेन मैटर क्या करता है कि 235 जो हमारा वो इजिली फीजनेबल है, उसको स्लो न्यूट्रॉन से भी हम लोग काम कर सकते हैं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो भी हम लोग उससे काम कर लेंगे। चलिए, यहां तक क्लियर है सब कोई को? जो इंडिया में पोखरण में जो टेस्ट किया था वो भी एटम बॉम्ब ही था ना? हाँ बेटा, वो भी एटम बॉम्ब ही था, उसमें भी सेम काइंड ऑफ रिएक्टर का यूज किया गया था। जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था हमारा, वो भी एटम बॉम्ब ही था, और उसमें भी सेम काइंड ऑफ चीजों का यूज किया गया था। एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का यूज किया था हमने पोखरण में भी। यहाँ तक सबको क्लियर है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का पार्ट सबको क्लियर है? और यूरेनियम के जो दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग 235 और 238। यस क्लियर, चलो बढ़िया। अब आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर अभी हमने पढ़ा था कहाँ काम होता है? टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी, टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखो, इसके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारा हार्मफुल एनर्जी होता है वो तो अनकंट्रोल्ड होता है, उसको तो बस कुछ भी करके एक्टिवेट कर दीजिए वो हो जाएगा। पर जो यूजफुल एनर्जी है, जो कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में जानना होगा कि उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एक न्यूक्लियस यूरेनियम जैसी खतरनाक चीज से भी कुछ यूजफुल डेवलप कर सकते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या यूज होगा? यूरेनियम 235 जो होता है वो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल होता है, या फिर जो PU 239 होता है, ये भी हमारा एज अ न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूल क्या करता है? वही चीज जिस जो जो हमने हैवी एटम की बात करी थी, कि हैवी एटम चाहिए होता है हमें, तो वो हैवी एटम हमें यूरेनियम 235 प्रोवाइड करता है, या फिर PU 239। अच्छा, अगर PU 239 नहीं पता है क्या है, तो ये प्लूटोनियम होता है। प्लूटोनियम ये भी एक हेवी न्यूक्लियस है, देख सकते हैं 230 से ज्यादा इसका भी मास नंबर है, तो ये यूज करते हैं। अच्छा, ये बेस्ट होता है, पर नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए 235 को ही यूज कर रहे होते हैं मोस्ट रिएक्टर्स में। तो यूरेनियम मैंने आपको पहले भी बताया था, मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज कर रहे होते हैं। तो पहले तो सबसे बेसिक चीज है कि एक न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होगा जिसपे कि न्यूट्रॉन फेंक करके मार रहे होंगे हम लोग। सेकंड चीज है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है? इट्स फंक्शन इज टू स्लो डाउन द फास्ट सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बिकॉज ओनली स्लो न्यूट्रॉन्स आर केपेबल फॉर द फिजन ऑफ 235। The moderator should be light and it should not absorb neutrons. तो मॉडरेटर का काम क्या होता है? जैसा नाम से लग रहा है मॉडरेटर, ये चीजों को कंट्रोल में करता है। जैसे ही आपका स्टेप्स आगे बढ़ रहा होता है ना, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, तो हमने बात करी थी कि 1 से 3 होता है,
एक न्यूट्रॉन था, अब यहाँ से निकला न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये 3 को निकालेगा, ये 3 को, ये 3 को, न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन। तो इस स्टेप के बाद ना ये कंट्रोल करना शुरू करता है, चीजों को स्लो डाउन करता है मॉडरेटर। उससे कुछ अपने टेक्निक्स होते हैं, उन टेक्निक्स को यूज करके ये चीजों को स्लो डाउन करता है। न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड होती है ना, उन स्पीड को कम करता है। स्पीड को कम करने से क्या होता है, ये कंट्रोल में आ जाते हैं, इजिली फिजनेबल हो जाते हैं। अच्छा, मॉडरेटर का एक क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए और वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आगे के रिएक्शंस नहीं होंगे। ऑफ कोर्स हमें आगे के रिएक्शंस भी चाहिए, पर हम क्या चाहते हैं, कंट्रोल्ड चाहते हैं। कंट्रोल्ड क्या होता है, एक न्यूट्रॉन से एक बना, इससे एक बना, इससे एक बना, इससे एक बना, इससे एक बना, ये एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन ऑफ कोर्स यहाँ भी होता है, पर कंट्रोल्ड मैनर में होता है। तो अगर न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो चेन रिएक्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब नहीं करना है हमें, उसको स्लो डाउन करना है और उससे एक कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड चेन रिएक्शन करवाते रहना है। इसमें क्या यूज किया जाता है, हैवी वाटर जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है। हैवी वाटर क्या होता है, D2O। D2O अगर आप लोगों को याद होगा, D2O, डी क्या होता है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप था। डी, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप मैंने आपको बताए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो ये वही वाला डी है, ड्यूटेरियम वाला। H2O होता है हमारा वाटर, D2O होता है हमारा हैवी वाटर। हैवी वाटर, हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे H का जो हमारा मास नंबर होता है वो 1 होता है और D का जो मास नंबर है वो 2 है, तो इसलिए फॉर ऑब्वियस रीजन इसको हैवी वाटर हम लोग बोलते हैं। तो हैवी वाटर का यूज किया जाता है किसमें, एज मॉडरेटर्स में हैवी वाटर का यूज किया जाता है। तीसरा कंपोनेंट होता है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू कैप्चर द स्लो न्यूट्रॉन्स एंड कैन कंट्रोल द रेट ऑफ चेन रिएक्शन एट एनी स्टेज। बोरॉन एंड कैडमियम आर बेस्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर काम आता है हमारा न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स। जहां जो वो फेज था, मॉडरेटर वाला फेज, वहां पे न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर की जरूरत है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चेन रिएक्शन कैसे प्रोपोगेट करता है, कंट्रोल्ड वाला, एन टू एन टू एन टू एन, एक एक न्यूट्रॉन चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे आया, 1 2 3 न्यूट्रॉन निकले इस चीज से, एक रिएक्शन से, इन दोनों को मैंने कंट्रोल करके एब्जॉर्ब कर लिया, इस एक को आगे प्रोपोगेट करने दिया। अब इसने 3 न्यूट्रॉन निकाले, 3, इसको प्रोपोगेट करने दिया, इन तीनों को कंट्रोल करके अंदर रख लिया। तो देख सकते हैं आप लोग कि एक एक न्यूट्रॉन प्रोपोगेट कर रहा है मेरा। तो यही होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यहीं पे हमारा यूज आता है किसका, कंट्रोल रॉड्स का। कंट्रोल रॉड्स, जो स्लो न्यूट्रॉन्स है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। स्लो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब क्यों करता है, क्योंकि यूरेनियम 235 को कौन चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए। जब मेरे पास स्लो न्यूट्रॉन्स मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा, इसको ब्रेक कौन, डिसइंटीग्रेट कौन करेगा, कोई नहीं। तो स्लो न्यूट्रॉन्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एक एक को पास करने देता है, जिससे कि एक कंट्रोल्ड रिएक्शन प्रोपोगेट करता है मेरा। कॉमन यूज क्या होता है, बोरॉन या कैडमियम हमारा बेस्ट एब्जॉर्बर्स होता है किसका, न्यूट्रॉन्स का। और एक होता है कूलेंट। अच्छा, कूलेंट का काम क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कूलेंट, जितना हीट रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस में, मास लॉस के कारण कुछ हीट रिलीज हो रही होगी, उस साइड हीट को कम करके जो रिएक्टर का इन्वायरमेंट है उसको कूल रखने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर रिएक्टर के अंदर ज्यादा हीट आ गई, ज्यादा एनर्जी आ गई, तो रिएक्टर ही आपका ब्लास्ट कर जाएगा। और अगर न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट करता है तो आपको पता है क्या होता है, चेरनोबिल आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूक्रेन में एक जगह है चेरनोबिल, चेरनोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर गया था। तो जो न्यूक्लियर रेडिएशंस फैले थे वहां से, उनसे बहुत लोगों की जान गई थी। Thousands and lakhs of people had died due to that nuclear reactor blast. And even today also, not many people live in that Chernobyl. It's a, I guess, the government has banned also in Ukraine to live any to uh,
परमिट एनीवन टू लिव इन द चेर्नोबिल सिटी। तो वो एक डेड सिटी बन चुकी है, अब कोई नहीं रहता वहां पे। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा चेर्नोबिल के बारे में। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, इफ यू वुड इंटरेस्ट, इफ यू हैड इंटरेस्ट तो यू कैन वॉच। यूट्यूब पे बहुत सारी आपको स्टोरीज मिल जाएंगी इसके बारे में। चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर, यूक्रेन में ये जगह है चेर्नोबिल। तो एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा उसको, आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी कि न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट होने से क्या होता है। तो यही वहां पे आप देखेंगे जो कूलेंट होता है ना, उन लोगों ने कूलेंट को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया था। जो कूलेंट की एडवाइज्ड वो होती है, क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी को मेंटेन करके नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ था। तो ये कूलेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कूलेंट का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, कूल डाउन करते रहना रिएक्टर को, ताकि वो एक्सेसिव हीट से ब्लास्ट ना हो जाए। which absorb the produced heat and transfer it to water for further use. Generally, coolant is water at high pressure. टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वाटर में पास करता है। वाटर कहाँ कैसे यूज करते हैं, वाटर एट हाई प्रेशर वाला वाटर यूज कर रहे होते हैं इस चीज में हम लोग। ठीक है, तो ये थे हमारे चार कंपोनेंट्स, क्या क्या है। न्यूक्लियर फ्यूल जो कि स्टार्ट करने के लिए चाहिए, मॉडरेटर जो कि स्लो डाउन करेगा प्रोसेस को, कंट्रोल रॉड्स जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और कूलेंट जो पूरे रिएक्टर के टेम्परेचर को लो मेंटेन करके रखेगा ताकि वो एक्सेसिव हीट ना हो जाए। क्लियर है न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट सब को, कोई डाउट नहीं। मालिनी बेटा आपको भी क्लियर है? चलो अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, जो कि है फ्यूजन। तो फ्यूजन मैंने आपको बताया था, नाम सही लग रहा है, दो चीजें फ्यूज होना मतलब आपस में मिलना। तो लोग दो न्यूक्लियस के मिलने के कारण जो प्रोडक्शन होती है सब न्यूक्लियस की, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। इट इज द फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर टू फॉर्म अ सिंगल हैवी न्यूक्लियस। दो या दो से ज्यादा लाइट वेट न्यूक्लियस मिल करके बनते हैं एक हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या था, एक हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है किसमें, लाइट न्यूक्लियाई में। और सेकंड प्रोसेस क्या है, फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, दो लाइट न्यूक्लियाई मिल करके बनाते हैं एक हैवी न्यूक्लियस। तो ए और बी सपोज करते हैं मेरे दो लाइट न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों मिल करके सी एक हैवी न्यूक्लियाई जो है। अगर मैं कहूं तो ये मेरे क्या है, लाइट न्यूक्लियाई है, और ये मेरा क्या है, हैवी न्यूक्लियस है। और अगेन यहाँ पे भी क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ फ्यूजन। द प्रोडक्ट सी इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स ए एंड बी। ऑफ कोर्स ये रिएक्शन ही क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। देखो फिजन और फ्यूजन में ना, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप चाहे फिजन करा रहे हो चाहे आप फ्यूजन करा रहे हो, आपका जो अल्टीमेट गोल है ना वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबको चाहिए जिंदगी में। फिजन में क्या हो रहा था, एक हैवी न्यूक्लियस था, उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन फेंक के मारा था हमने, तो इसलिए वो डिसइंटीग्रेट होकर के बना दिया ए से बी प्लस सी। फ्यूजन में क्या हो रहा होता है, बी प्लस ए प्लस बी दो लाइट न्यूक्लियाई हैं, इन दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये दोनों मिल करके बना देंगे सी एक हेवी न्यूक्लियाई। और ऑफ कोर्स ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इस केस में बी और सी में ज्यादा स्टेबल होते थे, और इस केस में सी मेरा ज्यादा स्टेबल होगा।
जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए, तभी हमारा जो पर्पस है वो अचीव होगा हमारे रिएक्शंस का। अब देखो, मास ऑफ सी इज लेस देन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक डेल्टा एम का मास डिफेक्ट आएगा, जो कि वहां पे भी आया था। वो किस फॉर्म में हमें दिखाई देगा? जो मास डिसअपियर हो रहा होगा ए और बी से, वो अपीयर हो रहा होगा हमारे प्रोडक्ट साइड में एनर्जी के फॉर्म में। तो वही यहाँ पे हमारा क्यू एनर्जी लिखा हुआ है। ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम कितना होता है? एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी ए एम यू, ये डेल्टा एम हमारा मास डिफेक्ट है। इससे जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ए एम यू। ये 931 ना एक फैक्टर होता है जो कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप पूछेंगे क्यों करना होता है, तो इसका जवाब आपको मिलता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में, ठीक है। उसका एक डेरिवेशन होता है, आपको आपके लेवल पे उसका कोई काम नहीं है डेरिवेशन का। अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हो तो किसी किसी बुक्स में या ऑनलाइन साइट्स पे आपको मिल जाएगी डेरिवेशन, मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। आप याद रख सकते हैं कि 931 का एक फैक्टर होता है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं किस चीज के लिए? मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। छोटा सा डेरिवेशन होता है, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। एनर्जी हमारी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है और सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, उस हिसाब से हम लोग मास को कन्वर्ट कर रहे होते हैं हमारे एनर्जीज के अंदर, ठीक है। तो एक और पॉइंट, द टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ सी बोथ आर मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सी क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, तो सी की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? ए और बी के कंपैरिजन में, तभी वो स्टेबल है। आपको हमने बताया था सेकंड क्लास में कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा वो होता है, मेरे पास फैक्टर होता है। स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या होता है? बाइंडिंग स्टेबिलिटी का हमारा फैक्टर क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो सी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है किससे? ए और बी के कंपैरिजन में, तभी सी ज्यादा स्टेबल है। और अगर आपको याद होगा तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती थी? आयरन की होती थी, ठीक है। देखो, फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियस, ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हमारा फ्यूजन प्रोसेस वर्क करता है। तो देखो, 4 हाइड्रोजन जो कि अनस्टेबल हैं उनको हम लोग मिला करके बना रहे हैं हीलियम, जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियन देगा मेरे को। तो क्या बनाइए, 4 हाइड्रोजन से बना 2 हीलियम प्लस 2 बीटा प्लस एटम, 2 बीटा प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 2V प्लस 26 MeV। इसमें बीटा क्या है और ये न्यू क्या है, इस दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अलग से एक पूरा टॉपिक है ये दोनों, जो हमारा बीटा है और जो वी है। वी का एक टर्मिनोलॉजी नाम होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए बस एक फ्यूजन प्रोसेस आप समझ लीजिए ओवरव्यू, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग एक स्टेबिलिटी टेबल बनाएंगे कि कौन कौन से हमारे स्टेबल आइटम्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ लाई करते हैं, उसमें अल्फा, बीटा प्लस और बीटा माइनस 3 चीजें आती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे, तो वो सब चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखो, पहला क्या है? एनर्जी रिलीज पर फिजन इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन। फिजन में जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो ज्यादा होती है किससे? फ्यूजन के कंपैरिजन में। एक फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट क्या है? इसकी वैल्यू दी हुई है 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फिजन निकल रही है, वो किससे छोटी है? एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्यूजन से। मतलब कि अगर मैं छोटे शब्दों में कहना चाहूं तो फिजन और फ्यूजन दो प्रोसेस है मेरे पास। क्या क्या है? फिजन और फ्यूजन। इसकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो ज्यादा होती है। इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो फिजन में एनर्जी रिलीज हो रही है
वो तो हमारी ज्यादा होती है फ्यूजन के कंपैरिजन में, पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ना, वो फ्यूजन की हमारी ज्यादा रहती है, 6.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्यूजन की है। तो यही वो चार्ट है। इसके पास एनर्जी में ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है इसके पास, बाइंडिंग एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। और इसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो ज्यादा है, पर जो एग्रीगेट टोटल एनर्जी रिलीज होती है वो कम है इसके पास। ठीक है, ये दोनों एक फैक्चुअल बातें हैं। अब बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या कंडीशन होती है। तो एक हाई टेम्परेचर चाहिए होता है हमें फ्यूजन कंडक्ट कराने के लिए, और एक हाई प्रेशर चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? तो जो काइनेटिक एनर्जी विच प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू न्यूक्लियर टू ओवरकम द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है दो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, उसको रिपल्स करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और उसी तरह से हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है। क्यों? ताकि जो कोलिजन है वो बढ़ सके और फ्यूजन हो सके। फ्यूजन के लिए भी जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है? कोलिजन ही है ना। क्यों? फिजन में हमारा क्या होता था? यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन का कोलिजन होता था, तब जाकर के चीजें टूटती थी। अब बनानी है तो ए और बी जो फ्यूजन में है, इन दोनों को भी तो कोलाइड करना पड़ेगा, तब तो ये कुछ बनाएंगे। बी और सी दो क्ले क्ले मॉडल से समझो। अगर दो छोटे छोटे क्ले को मिलाएंगे तब तो कुछ सी बनाएंगे, बड़ा सा एक क्ले। तो यही वो चीज है। तो इनका जो एटम्स है इनको कोलाइड करना बहुत जरूरी है। इस कोलाइड के लिए कंडीशन है क्या हमारे पास? हाई प्रेशर होना चाहिए। और इनके बीच जो फोर्स लगेगी कोलिजन के टाइम पे, उस फोर्स से बाहर निकलने के लिए, उस फोर्स को रिपेल करने के लिए एक हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए हमारे पास। तो क्या क्या दो कंडीशन है? एक हाई टेम्परेचर होना चाहिए और एक हाई प्रेशर होना चाहिए। दो हमारे नेसेसरी कंडीशन है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। इतना तक सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं? यस सर। चलो ठीक है फिर, तो आज की क्लास रिवाइज कर लेना। कल तो मेरी क्लास नहीं है, परसों की क्लास में हम लोग जो अल्फा बीटा प्लस और बीटा माइनस मैंने बताया वो डिस्कस कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को तोड़ने पे क्या निकलता है उस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो वहां पे एक वी लिखा हुआ था, वो वी टर्म क्या है, उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।